वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रैग्ना क्रिम्सन पार्ट 2। क्रिम्सन को पक्का यकीन है कि वहाँ अब भी कुछ लोग जिंदा हैं और जिनका जीवित रहना उसके आगे की योजना के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वो इस बारे में ना तो हंटर्स को बताना चाहती है और न ही रैग्ना को, क्योंकि उसका मकसद ही सभी को अपने इशारों पर चलाना है। इसके बाद क्रिम्सन अपना प्लान खुलकर सबको समझाती है, जिसे सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ मिनट बाद ही डेजाज इस बात में सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग वहाँ से आ कैसे सकते हैं। अब डेजाज ने उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन तभी क्रिम्सन लाउड स्पीकर में चिल्लाने लगती है, यह कोई ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि ड्रैगन हंटर्स की टीम है जो तुम जैसे टच्चे से ड्रैगन से हार नहीं सकती। डेजाज चिढ़कर समझ नहीं पाता कोई इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो ड्रैगन हंटर्स जो इस लड़ाई में नजर रख रहा था, वो मन ही मन मानता है कि उन्होंने जंग के लिए सही तैयारी कर रखी है और उसके साथ भी बिना किसी डर से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब उसने डेजाज द्वारा बुलाए गए बड़े बवंडर को देखा, उसकी पैंट हल्की सी गीली हो गई। फिर भी वो अपनी बच्ची हिम्मत के साथ अपनी टीम को चिल्लाकर कहता है, घबराओ मत और अपनी बनाई प्लानिंग के हिसाब से लड़ते रहो। उधर डेजाज जो ड्रैगन है वो भी पूरी कोशिश करता है कि ये इंसान भाग ना पाए। उनके इर्द गिर्द बवंडर को बनाकर उन्हें घेर लेता है और उसकी स्पीड बढ़ाकर हंटर्स का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। उधर क्रिम्सन देखती है कि टॉपस डेजाज का बवंडर उनकी गाड़ी की टॉप स्पीड से भी तेज है, इसलिए सिर्फ तेजी से भाग निकलना संभव नहीं। वहीं डेजाज भी धीरे धीरे यह समझ जाता है कि यह लोग सूरज की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्रिम्सन जानती है खाली धूप ही किसी स्वीडेड ड्रैगन को नष्ट करने के लिए काफी नहीं है, खासकर जब वो एनर्जी की तैयारी में हो। फिर भी धूप उसे थोड़ी चोट तो पहुंचा ही सकती है। क्रिम्सन अपने हंटर्स को फायरिंग का आदेश देती है। उसी वक्त ट्रक पर लगी मशीन से सिल्वर आयरन गोलियां चलाने लगा है, जो सीधे बवंडर को आर पार कर देती है। लेकिन ड्रैगन तक पहुंच गोलियां जमकर बर्फ बनने लगती है, मानो उस घूमते हुए तूफान को जगह जगह जमे हुए टुकड़ों में बदल रही हो। तभी क्रिम्सन को याद आता है कि बहुत से ड्रैगन हंटर्स गलतफहमी पाल रखते हैं, पर सच में ये गोलियां ड्रैगन के खून में बहती हुई जादुई ताकत को जमा देती है। उधर डेजास को कुछ टकराने का एहसास होता है और वो सोचता है कि शायद हंटर सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि आखिर क्रिम्सन को ऐसे मस्त हथियार कहां से मिल गए, जबकि हकीकत तो यह है कि ट्रक की मशीन गन आम गोलियां ही दाग रही है। काफी देर तक लगातार गोलियां पड़ती रहती है। वो वंडर के हिस्सों पर बर्फीले पहाड़ से बनते जा रहे थे। इसी बीच ट्रक इधर उधर तिरछा होकर चलता है ताकि तेज हवाओं से फेंके जा रहे मलबे से बच सके। वहीं डेजाज को अपनी पहली नजर में एक बार कुछ खास नहीं लगता। उसे लगता है कि उसने अपने बवंडर को पूरे काबू में कर रखा है। तभी एक बार फिर क्रिम्सन ने मानो ड्रैगन के विचार पढ़ लिए हो। वो अपने लोगों से कहती है कि अब वो अपने नए प्रकार की गोलियां दागे, जिनमें रैग्ना की शक्ति और भी ज्यादा भरी हुई है। इस ताजा हमले से इन खतरनाक हवाओं पर और भी ज्यादा असर होता है, जिससे डेजाज का बवंडर लगभग कंट्रोल से बाहर हो गया। अब हवा की रफ्तार खतरनाक लेवल तक बढ़ गई है। ये देखकर डेजाज पूरी तरह से नाराज और वो कसम खाता है कि अब मैं इन इंसानों को बख्शूंगा नहीं। गुस्से में बवंडर को और भी बड़ा बना देता है, जो रास्ते की हर चीज को चकनाचूर करने लगती है। इसी बीच बर्फीले पहाड़ों की वो तादाद बढ़ने लगती है, क्योंकि गोलियों की बारिश लगातार जारी थी। आखिरकार वो पूरा बवंडर एक तरह के बर्फीले गोले से गिरता जा रहा था और फिर अचानक वो गोला टूट गया। डेजाज बीच से बाहर लुढ़काता है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि यह सुबह का समय था। चमकदार सूरज की किरणें उस पर जैसे पड़ी, वो चौंक गया। रैग्ना जो उस पूरी लड़ाई में क्रिम्सन की योजना का हिस्सा बनकर एक्टिव है, वो सिल्वर आयरन मैजिक को एक बहुत बड़ी दीवार में ढाल देता है। देखते ही देखते वो हाथ के आकार का बन जाता है, हवा में लहराकर डेजस को जकड़ लेता है। ठीक उसी समय एक सिल्वर तीर ड्रैगन की पीठ में घुसता है और उसका खून जमने लगता है। टॉपस डेजस घबराकर हवा का जादू दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसके पास अब हल्की सी ब्रिज बनती है बंद हबसी में, और वो उस तीर को पिघलाने की कोशिश करता है, मगर यह पहले से भी काफी कमजोर पड़ चुका था। तभी कुछ नाइट्स आते हैं और उस तीर को ऐसे पकड़ लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी और तीर दोनों की शक्ति एक होकर उसे जल्दी से खत्म कर दे। इसी बीच भूकंप की वजह से जमीन एक झटके से ऊपर उठती है, जिसकी वजह से नाइट और ड्रैगन्स दोनों ही लुढ़क जाते हैं और तीर बीच में से टूट जाता है। इधर तीर से आजाद होते ही और डेजाज को गुस्सा आ गया, ऐसे इन्हीं आम लालची इंसानों ने मेरे को कैसे घायल कर दिया, और वो उस तीर को अपने शरीर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी क्रिम्सन के सैनिक का ट्रक उसे टकराता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डेजाज को यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे आम लोगों ने उसको कैसे हरा दिया। दूसरी ओर क्रिम्सन कहती है कि ड्रैगन की घमंड भरी सोच ने उसे आसानी से फंसा दिया, क्योंकि वह क्रिम्सन को मारने के जुनून में सब कुछ भूल गया। इधर रैग्ना को भी लगता है कि क्रिम्सन वाकई में बेहतरीन ड्रैगन हंटर है, क्योंकि उसने पूरी लड़ाई के दौरान शांति बनाए रखी थी। युद्ध खत्म होने के बाद क्रिम्सन उन नाइट्स को गाड़ियां और हथियार देती है, जिससे वो उस उजड़े शहर में जा सके। निकलने से पहले वो उनकी याददाश्त को मिटाना चाहती है, जैसा वो हमेशा से करती है। इसके साथ ही वो रैग्ना को साथ आने का इशारा करती है और बस थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है।
है। एक नाइट ड्रैगना का शुक्रिया अदा करता है, उसकी वजह से उन्हें बदलने का मौका मिला। अगले ही पल वो भी अपनी तकड़ी के साथ निकल जाता है। इधर वो छोटा सा स्लाइम भी हाथ हिलाकर उन्हें टाटा बाय बाय करता है। उसके बाद क्रिम्सन द्वारा छोड़े गए रेडियो से किसी आदमी की आवाज आती है, जो कि रॉयल आर्मी की ओर से एक आदेश था। यह एक खास सूचना है, देश के बॉर्डर्स पर ड्रैगन ने हमला किया है, सभी लोग कृपया जल्दी से जल्दी राजधानी की ओर बढ़ें। वहीं दूसरी ओर वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राजधानी जाने के फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। उसके बाद कहानी 5 दिन पहले की घटना पर जाती है, जहाँ हमें एक शाही महल दिखाई देता है, जहाँ डेनेरो के नष्ट होने की खबर पाकर घबरा जाता है। जैसे उसे गार्ड से पता चलता है कि डोनारो पर हमला किसी देश ने नहीं कि ड्रैगन्स ने किया है। यह सुनकर राजा बुरी तरह से चौंक गया और उसने आदेश दिया कि पास के गैरिसन में से एक सैनिक की टीम तैयार की जाए और साथ ही ड्रैगन सेंटर को भी काम पर लगाया जाए। वो ये सभी चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में किसी सुपीरियर ड्रैगन से कोई सीधा ना उलझे। यह सुनते ही गार्ड सलामी देकर चला जाता है, जबकि राजा अपने आप से सवाल करने लगा, आखिर ये अचानक ड्रैगन्स के हमले क्यों शुरू हो गए। वो याद करता है कि राजधानी पर जादुई बैरियर है, लेकिन ये सुपीरियर ड्रैगन्स इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बस इसी सोच में वो उलझा ही हुआ होता है कि इतने में उसकी आंखों के सामने एक पंख तैरता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे एक पक्षी दिखाई देता है, पंख वाली कोई छवि सी ऊपर से उतरती हुई दिखाई देती है, जो ड्रैगन एंजल थी, जो किंग लियास से बिना आज्ञा के आने के लिए माफी मांगती है। उसने अपना नाम एल्टेनिशिया बताया, यानी ड्रैगन में से एक मोनार्क फर्स्ट रैंक की है। यह सुनते ही राजा चौंकता हुआ खड़ा हो गया और वो पहचान गया कि ये पंखों वाली ड्रैगन एंजल्स है, जिसका नाम उसने सुन रखा है। उधर एल्टेनिशिया उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसने टाइम को एक तरह से रोक दिया है ताकि कोई उसका आना जाना ना देख पाए। यह सुनते ही राजा उससे यह पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है, जिसके जवाब में एल्टेनिशिया उसे बताती है कि वो यहाँ माफी मांगने आई है। उसने राजा को एक कटा हुआ ड्रैगन्स का सर देते हुए बताया कि उसने डॉनेरो पर हमले का आदेश नहीं दिया था, बल्कि ये खास ड्रैगन्स अपने मन से हिंसा करने लग गए तो उसने उसे सजा दी और वो सर इसी बात का सबूत है। साथ ही वो कहती है कि उसे अफसोस है कि वो अपने उस ड्रैगन्स को टाइम पर काबू न कर पाई। राजा एल्टेनिशिया की शांति भरे मूड से उलझन में पड़ गया और वह उसकी माफी को मंजूर कर देता है। इसी दौरान एल्टेनिशिया उसको थैंक यू बताती है कि इसके बावजूद भी यह देश नष्ट किया जाएगा, यही उसकी गॉड की इच्छा थी। वो आगे कहती है उसका इरादा तो पहले यह था कि सब कुछ गुपचुप तरीके से मिटा दिया जाए ताकि कोई न बच सके। यह सुनते ही राजा उसे चेतावनी देता है कि उसके ऐसा करने से युद्ध छिड़ जाएगा, मगर एल्टेनिशिया बड़े प्यार से उसे जवाब देती है कि ये युद्ध नहीं टलेगा, घबराओ मत, बस एक तरफा कत्लेआम होगा। अगले ही पल वो उनकी शक्तियां एक्टिव करने लगी। दूसरी ओर राजा अपने रिंग से सोलर बैरियर की शक्ति समेट कर उस पर वार करने ही लगा था। कितने में प्रेस्ट अपने हाथ की जगह ड्रैगन का सर उभार कर राजा पर वार कर देता है। इससे एल्टेनिशिया को कोई नुकसान नहीं होता। एल्टेनिशिया उस क्रिस्ट को शुक्रिया कहती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी एक दूसरा ड्रैगन जैसा प्राणी, जिसका नाम बोरिस है, वो दिखाई देता है। वो कहता है कि उसने राजा को पूरी तरह से मारा नहीं, बल्कि उसे अपंग कर दिया। थोड़ी देर बाद एल्टेनिशिया समय को पलटकर राजा के खतरनाक ख्वाबों को ठीक कर देती है, जिसे देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। आखिर वो जिंदा कैसे बच गया? एल्टेनिशिया कहती है कि वो कोई देव नहीं, बस गॉड की सेवक है और राजा के लिए यह सब रोक पाना मुमकिन नहीं। अगले ही पल राजा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसके देश को बख्श दे, लेकिन एल्टेनिशिया बताती है कि उसका गॉड कि उसके देश का पूरा अस्तित्व मिटाया जाएगा। फिर वो राजा का हाथ पकड़कर कहती है कि यह शासक होने के नाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोगों को बिना दर्द के मरने का मौका मिले तो तुम्हें यह ही करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जगह जगह बड़े पैमाने पर ड्रैगन हमलों से भागे लोग राजधानी में घुस रहे हैं, पर राजा मायूसी से सबको आने दे रहा है। उधर एल्टेनिशिया फिर से दिखाई देती है और वो बोलती है कि यह सब एक योजना के मुताबिक हो रहा है, वरना 10 दिन के अंदर राजधानी के सब लोगों की जान चली जाएगी। तभी कोई खबर लाता है कि डोरिया जो नाइट सीट पर था, राजकुमारी स्टोरिया के हाथों हार गया। यह सुनते ही एल्टेनिशिया 5th और 6th सीट वाले टेरा और जोरा को भेजती है ताकि वो उस राजकुमारी को अपने काबू में ले ले। चिंता की बात यह थी कि उनको क्रिम्सन और ड्रैगना ने मार डाला। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि शायद किसी और ब्लड लाइनों के ड्रैगन या सोलेरियम ने यह काम किया होगा, लेकिन एल्टेनिशिया का एक बुजुर्ग सेवक यह मानता था कि यह कोई अनजान खतरा है। यह सुनते ही एल्टेनिशिया उसे जलाकर भस्म कर देती है। अब बूढ़ा सेवक अपने दिल की मांग करता है तो एल्टेनिशिया उसका दिल उसे लौटा देती है और वो कोई ऐसी चीजों से खुद को जोड़कर फिर से जीवित हो जाता है। यह देखकर एल्टेनिशिया उसकी सजा रोक देती है और वह कहती है तुम इस नए खतरे का पता लगाओ। तभी हमें पता लगता है कि यह कोई और नहीं, ये तो 2nd रैंक का ड्रैगन है। वो बातों ही बातों में एल्टेनिशिया के साथ फ्लर्ट करने लग गया, जिससे एल्टेनिशिया गुस्सा होकर एक जोर का गुस्सा मारकर उसे दूर फेंक देती है और जल्दी
ये अपना काम करने को कहती है। जल्दी मेरा काम करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। उधर आंखें खोलते ही रेगना को क्रिम्सन का नया रूप दिखाई देता है, जिससे उसे अल्टेनिशिया के बारे में कुछ और बातें धुंधली धुंधली सी याद आती है। उसे महसूस होता है कि भले ही क्रिम्सन एक चंट और तिगड़मबाज इंसान हो, मगर अल्टेनिशिया बिल्कुल दूसरी ही आइटम है। वो तो अपने तरीकों से लोगों को मारती है, जो रेगना को और भी ज्यादा डरा बना लेता है। इसके बाद उसने यह कसम खाई कि एक दिन वो अल्टेनिशिया का शिकार जरूर करेगा, जिस पर क्रिम्सन उससे कहती है कि उन्हें अल्टेनिशिया से भिड़ने के लिए कुछ और साल रुकना चाहिए, क्योंकि अभी रेगना पूरी ताकत का सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया है और ना ही वो किसी छिपी हुई शक्ति की समझ रखता है। क्रिम्सन को यह पूरा यकीन है कि ड्रैगन बॉर्डर पर हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे होंगे, इसलिए शायद यही सबसे सही समय है। इसके बाद क्रिम्सन दो पहलू देखती है, या तो रेगना अल्टेनिशिया को हरा देगा या फिर वो खुद हार जाएगा। यह देखकर क्रिम्सन बीच में कूद पड़ेगी, यानी क्रिम्सन के लिए यह परीक्षा सी होगी। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बातों ही बातों में वह बताती है कि वो राजधानी के पास पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पर बिग डॉगनेटर से मिलने जाएंगे। उसी वक्त अल्टेनिशिया अपने विशाल टावर पर खड़ी होकर ड्रैगन गॉड से बात कर रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉड एक छोटा सा बच्चा है, जो कभी डॉनेरो की पेस्ट्री का शौकीन था। अब उस बच्चे को यह सर याद भी नहीं है। इससे अल्टेनिशिया को यह पक्का यकीन हो जाता है कि ये देश भी गॉड की यादों से मिट चुका है, इसलिए उसका अंत तो करना ही पड़ेगा। इधर रेगना, क्रिम्सन और स्लाइम जो राजधानी में पहुंचते हैं, जहां क्रिम्सन एक तरकीब बताती है कि कैसे वो महल के करीब वाले पुराने इलाके से चुपके से घुसेंगे, मगर वो उन्हें पहले ही बता देती है कि वो खुद को वेरोनिका के रूप में ढाल रही है। इसे देखकर रेगना का जी मचलने लगता है और वो कहता है कि शायद उसी भीड़ भाड़ की वजह से बेचैनी हो रही है। लेकिन तभी क्रिम्सन उसे चिढ़ाकर बोलने लगती है कि तुम रोना जैसी महानगरी में भी तो गए थे, तब तुमने कैसे झेला था ये सब। जिसके जवाब में रेगना कहता है कि तब लियो उसके साथ ही, इसलिए उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्रिम्सन कहती है ठीक है, अगर इतनी दिक्कत है तो प्लान कैंसिल करके वहाँ से वापस चलते हैं। यह सुनते ही रेगना मना कर देता है और वो कहता है कि चाहे उसकी जान ही चली जाए, अल्टेनिशिया से लड़ने के लिए वो हर हाल में तैयार है। उसकी यह जिद सुनकर क्रिम्सन बहुत खुश हुई। वो स्लाइम को आदेश देती है 2 घंटे तक रेगना पर नजर रखे, क्योंकि वह कुछ जानकारी इकट्ठा करने जा रही है और साथ ही वह कई रूल्स एंड रेगुलेशन गिनवाने लगती है। इन्हें तोड़ोगे तो तुम गद्दार कहलाओगे। इसके साथ ही वो अगले ही पल भीड़ में गायब हो गई। उधर रेगना एक बात नोट करता है कि राजधानी में लगभग 2 मिलियन लोग के होने का दावा है, फिर भी सड़कों पर अजीब सी सन्नाटा है। उसे ऐसा लगता है कि मानो लोग तेजी से रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद क्रिम्सन एक बार में घुसती है, जहाँ कोई जनरल स्ट्रीट गर्ल्स के साथ बात कर रहा है। क्रिम्सन को देखते ही वो जनरल वहाँ से उठ गया। असल में वो क्रिम्सन का ही कोई वफादार सेवक है, जो अफसर का भेष बदल कर सूचना इकट्ठी कर रहा है। इसी दौरान क्रिम्सन उस पर बरस पड़ती है, तुम अपना काम छोड़कर इधर मौज मस्ती में लगे हो। जिस पर वह सफाई देता हुआ कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है। अगले ही पल खिड़की से बाहर आती हुई क्रिम्सन चीमा को जोर से बुलाती है। चीमा जो बिल्ली जैसी दिखाई देती है। क्रिम्सन बताती है कि वो रेगना को अल्टेनिशिया से भीड़ बांधना चाहती है, ताकि वो सब मिलकर बड़े मनोर को मिटा दे। उधर रेगना और स्लाइम देखते हैं कि यह पूरी भीड़ किसी पर्दे वाली जगह को घूर रही है। सैनिक जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो अंदर कई सारे ड्रैगन्स की लाशें दिखाई देती है। वहीं अफसर ये ढिंढोरा पीटता है कि हमले के बावजूद भी आर्मी इतनी मजबूत है कि वो ड्रैगन से निपट सकती है, और वो सुबह ही धूप में उन लाशों को जला देते हैं। उधर रेगना यह तमाशा देखकर सोचता है कि ना बस दिखावा कर रही है ताकि लोग उन पर भरोसा बनाए रखें, और वहाँ से हटने लगते हैं। तभी उसकी नजर टीमा नाम की एक औरत पर पड़ती, जिसे देखकर उसके दिमाग में सीधा क्रिम्सन की वो चेतावनी याद आई थी, अगर अल्टेनिशिया सामने आए तो कि उलझन में ना फंसे। यह कोई और नहीं बल्कि अल्टेनिशिया ही थी। उसे देखकर रेगना की लड़ाई के कीड़े जागने लगे। इसी दौरान अल्टेनिशिया उसके पास आती है और रेगना की हालत देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। रेगना को देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो वो बीमार या कमजोर हो। इसी बीच क्रिम्सन एक अलग ही तरकीब बना रही थी कि आखिर रेगना कैसे अल्टेनिशिया से निपटे, पर वहीं गोलम को यह सकता कि बाकी रेगना ऐसा कर पाएगा। अल्टेनिशिया तो समय के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है। इसके बाद गोलम कुछ झलकियां दिखाता है कि ऐसे अल्टेनिशिया समय को उलट पुलट कर सकती है। क्रिम्सन मानती है कि वो शक्तिशाली जरूर है, पर जीत नहीं सकती, तो एक साथ टाइम को ना तो रोक सकती है और ना ही उसे पीछे कर सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर उसे बार बार यह जादू इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया तो उसकी शक निशाने पर नहीं जाएगी। और वो यह भी बताती है कि नेवल और बोरिस बीच में आ सकते हैं, इसलिए उसने अपने सेवकों ने उलझाने का काम सौंप दिया। चाहो तुम उन दोनों को देखना। इधर शहर में अल्टेनिशिया एक खोए हुए बच्चे को माँ बाप से मिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्लाइम्स उसे बचाता है कि रेगना भीड़ में घबराता है। अल्टेनिशिया कहती है वो इस बच्चे की मदद करना चाहती है, और वही हमारे हीरो रेगना मन ही मन खून के घूंट पी रहा था। उसे याद आता है कि यह वही अल्टेनिशिया है जिसने ना जाने कितनों का सर्वनाश किया है, और अब यह बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने का पुण्य करना चाहती है। छी, इतनी दोगली कैसे हो सकता है कोई इंसान? आखिर वो अच्छाई का नाटक क्यों कर रही है? इसके जवाब में अल्टेनिशिया उससे कहती है भलाई करने के लिए उसे किसी वजह की जरूरत
बात नहीं। जिसे सुनकर रेगना और भी गुस्से में आ जाता है। रेगना वहाँ से हटने की वाला होता है कि तभी उसके कानों में एल्टीनिशिया की एक बात पड़ती है। वो नेबले से कहती है कुछ इंसानों को गायब होने की लिस्ट में डालना है ताकि वो बिना दर्द की मौत पा सके। यह सुनते ही रेगना वापस आकर उस पर बुरी तरीके से बरसता है। एल्टीनिशिया कहती है कि उससे रेगना का गुस्सा समझ में नहीं आया, लेकिन नेबल सतर्क हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि यह इंसान खतरनाक है। तभी एल्टीनिशिया समय रोकने की कोशिश करती है, मगर रेगना तेजी से आगे बढ़कर उसे काट देता है। पूर्व टाइम को पलटकर अपना घाव भर देती है, मगर रेगना ने एक बार फिर से मुक्का जड़कर उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। जब अब टाइम दोबारा घूमने के बावजूद भी उसे यह झटका झेलना पड़ता है। इस तरह बार बार एल्टीनिशिया टाइम को बदलने की कोशिश करती है और रेगना हर दफा उसका बार तोड़ देता है और वो उसे कभी लगातार हमला करके हवा में उछाल देता है तो कभी तलवार फेंककर उसे छलनी कर देता है। थोड़ी ही देर में एल्टीनिशिया बार से थक कर हाँफ रही होती है। उसे लग रहा था कि वो अमर है, मगर रेगना ने उसकी ये गलतफहमी तोड़ दी थी। रेगना कहता है कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसके हाथों मारी जाएगी। इतने में क्रिम्सन भी वहां पर पहुंच गई और उसने देखा कि रेगना और एल्टीनिशिया आमने सामने थे और यह सब होने की आशा उसने इतनी जल्दी नहीं की थी। तो वो यह चाहती थी कि वो रेगना की ताकत को धीरे धीरे परखे। इसी बीच एक आदमी संदेश लेकर आता है और बताता है कि दोनों ड्रैगन यहाँ नहीं दिख रहे और सर का मैजिक बैरियर भी गायब है। शायद नेबल उसे लेकर गायब हो गया है। इसके बाद क्रिम्सन को याद आता है कि उसने चीमा को कहा था कि लौट कर आना। अब शायद बोरिस महल छोड़कर चला गया है। उधर एल्टीनिशिया बार बार मारी जा रही है और टाइम को बार बार पलटते पलटते वो थोड़ी थकने भी लगी थी। पर तभी अचानक बोर इस मदद के लिए आता है, मगर गोलम ने उसे दूर से ही रोक दिया। वहीं नेबुला एक रोकने वाले जादुई घेरे को रेगना पर डाल देता है। इसी बीच वो बच्चा लगभग मरने को होता है ताकि एल्टीनिशिया भाग सके। फिर नेबल अपना खून कुर्बान करके छोटे ड्रैगन को बुलाता है, मगर रेगना सिल्वर आयरन मैजिक से उसे तोड़कर आजाद हो जाता है। उधर स्लाइम ने नेबल के बैरियर को ही खा लिया, जिससे रेगना एक बार फिर से एल्टीनिशिया के पीछे दौड़ता है और वो उसे जबरदस्ती शहर के दूर घसीट कर ले जाता है। तभी एल्टीनिशिया आखिरी दाव को चलाते हुए पूरे संसार को ही पीछे घुमा देती है। तब रेगना खुद को फिर से उसी जले हुए ड्रैगन्स की लाशों के पास पाता है और अजीब सी बेचैनी महसूस करता है कि तभी अचानक एल्टीनिशिया प्रकट होती है और वो टाइम को रोकना चाहती है और वो यह देखती है कि रेगना को पूरी तरह से जकड़ा क्यों नहीं जा रहा। उसकी उंगली अभी भी हिल रही है। इधर नेबल बदला लेने के लिए रेगना पर हमला करता है पर एल्टीनिशिया उसे रोक देती है और वो उसे यह समझाती है कि रेगना किसी आम जादू का शिकार नहीं का होगा। उसका शरीर मानो एक अमर तलवार जैसा बन चुका है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। शायद उसने एल्टीनिशिया का फ्यूचर खून अनजाने में हजम किया है, जिससे वो उसके टाइम मैजिक को कुछ हद तक अनदेखा कर पा रहा है। एल्टीनिशिया राजा को कहती है कि वो सोलर बीम से रेगना पर वार करे और नेबल बाकी लोगों की रक्षा करे, मगर रेगना फिर से उसे रोकने के लिए आ जाता है और यह देखकर एल्टीनिशिया हक्की बक्की रह गई और वो सबको टाइम में रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने बच्चे कुचे मैजिक को उस पर पूरी तरह से झोंक देती है पर रेगना उसकी फिर से डाल को तोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक रेगना रुक गया। उसने देखा कि उसका मुंह खून से बुरी तरह से लथपथ हो गया है। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो जमीन पर ढेर हो गया। उसी पल राजा उस पर एक खतरनाक बार दाग देता है। धुएं और मलबे के बीच नेबल किसी औरत की आकृति को देखता है जिसका चेहरा छिपा हुआ था। बोरिस एल्टीनिशिया को कहता है कि टाइम को रोककर फिर से भाग चलो, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेगना उसकी ताकत को इतनी आसानी से तोड़ कैसे सकता है। उधर क्रिम्सन देखती है कि रेगना बहुत बुरी हालत में है, जबकि एल्टीनिशिया भी बुरी तरह से कांप रही थी कि जीतने का भ्रम टूटने लगा था। वो चाहती थी कि रेगना को खत्म कर सकती है, पर वो डर से जड़ खड़ी रहती है और आखिरकार वो किसी नए जादुई ताकत की कोशिश में लगती है। लेकिन तभी क्रिम्सन ने राजधानी के अंदर कई सारे धमाके करवाए, जिससे एल्टीनिशिया डर गई और वो चाहती थी कि लोगों को बिना किसी दर्द के मारा जाए, मगर यहाँ तो भगदड़ मच गई थी। यह देखकर एल्टीनिशिया रोने लगी। वो फिर पूरी राजधानी को दोबारा से समय में उलट की सोचती है, पर नेबल उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसी दौरान क्रिम्सन भी वहाँ से हटती है और वो ये जानती है कि उसने एल्टीनिशिया के दिमाग पर बहुत तगड़ा घाव किया है। इधर एल्टीनिशिया घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मैं किसी को नहीं बचा पाई, किसी को भी नहीं। थोड़ी देर में क्रिम्सन एक गली में जाकर गोलम से मिलती है जो उसकी योजना की तारीफ करता है, पर वो गुस्से में आकर एक शीशी गोलम के आंखों पर फोड़ देती है और वो कहती है कि वो चाहती थी कि सही जगहों पर बम लगाया जाए। ये सुनते ही गोलम जवाब देता है कि उसने कुछ बम बचा कर रखे थे, क्योंकि उसने सोचा कि रेगना से मिलने के बाद क्रिम्सन का इरादा बदल गया होगा। पर अब उसे समझ आ रहा था कि क्रिम्सन कठोर दिल की है, जिसका दिल आसानी से नहीं पिघलता। क्रिम्सन
क्रिम्सन उससे कहती है कि वो अपना यह शरीर त्याग कर यहीं रुके और ब्लड लाइन की हरकतों पर नजर रखे। उसे ऐसा सेवक चाहिए था जो उसका आगे का पालन कर सके। गोलम निराश होकर उसकी आगे को मान लेता है। इसी बीच नेबल रोती हुई एल्टिनिशिया को थामे हुए आती है। उसे याद आता है कि वह कभी बोरिस से ड्रैगन मैचुरेशन पीरियड पर बात कर रहा था, जिसने जितनी जल्दी मोनार्क के खून के साथ अच्छे परिणाम दिखाए उसका पावर उतना ही अधिक होता है। और इसमें जोरो का 1 साल लगा, कमुई का 2 साल, जबकि नेबुला पलक झपकाते ही प्रोसेस को पूरा कर लिया, जिससे वो अब सबसे ऊंची शक्तियों का मालिक है। लेकिन फिर भी वो एल्टिनिशिया को बचा नहीं पाया। इसी झुंझलाहट में नेवल ज्यादा ताकत की प्यास जगाता है और अगले ही पल वह तुरंत इवॉल्व करने लग गया और वह यह कहता है कि अब वो रैगना और क्रिम्सन को किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। उधर इन सब के बीच क्रिम्सन एक ग्लोब चेम्बर में छिपी हुई थी। उसे नेबल का यह बदला महसूस हुआ और वो यह समझती है कि वो उसे ही ढूंढ रहा होगा, लेकिन वहीं वह यह भी मानती है कि उसका ग्लोब चैम्बर अदृश्य है, इसलिए शायद वो उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। इस बार चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं हुई, पर परिणाम उनके पक्ष में ही था। वो अब कुछ साल बाद ही उन पर हमला करेगी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ये बोलते ही वो वहां से निकलने वाली थी कि इतने में रैगना उठ गया और चिल्लाने लगा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो एल्टिनिशिया को मार नहीं देगा। इस पर क्रिम्सन उसे शांत होने को बोलती है और वो कहती है कि उसने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शक्तियां तुम्हारे पास है। तुम बहुत अच्छा लड़े, लेकिन अभी के लिए चीजें सब हमारे हक में है, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। यह सुनते ही रैगना उस पर चिल्लाने लगा कि उसे उसकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस एल्टिनिशिया को हराना है। वह एक बार फिर अपनी सारी शक्तियां लगाकर खड़ा होता है और अपना सिल्वर आइन ऑरा को बनाता है कि तभी क्रिम्सन को यह देखकर अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। भला इसमें इतनी जान कैसे बची हुई है। इसी बीच रैगना का सिल्वर आइन ऑरा और नेबल की बढ़ती ताकत के एकजुट होने से उसका बैरियर हिलने लगता है। यह देखकर क्रिम्सन बोलती है कि नेबल बिल्कुल पागल है जो इससे टकराने की हिम्मत कर रहा है। वो गोलम से कहती है कि वो नेबल को गोली मार दे, बस फिर क्या था। अपने मालिक की बात सुनकर गोलम दूर इमारत पर बैठे बैठे सिल्वर आयरन की बुलेट चलाता है जो सीधा नेबल के सिर का हिस्सा उड़ा देती है, लेकिन वो फिर भी बच गया। इसी दौरान वो बोरिस को पलटवार का आदेश देता है। देखते ही देखते सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि रैगना एक बार फिर से खड़ा होता है। उसके शरीर से तेज ऑरा निकलता है। वहीं रैगना और नेबुला एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं, जिससे क्रिम्सन अंदर ही अंदर मरने लगती है, मानो रैगना दुश्मन की ही मदद कर रहा हो। वो देखती है कि रैगना अपनी सिल्वर आयरन सती में और एनर्जी डाल रहा है। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक औरत सैनिक बड़बड़ा रही होती है और ड्रैगन तो आज रात हमला करने वाले थे, पर जैसे उनकी मरने की इच्छा बेकार हो गई। मगर एक और सैनिक किसी प्रिंसेस को रिपोर्ट देना चाहता है, मगर उसने देखा कि वो राजकुमारी ड्रैगन का मांस खा रही है। वो कहती है कि जब ड्रैगन इंसान खाते हैं तो क्यों ना ड्रैगन को खाया जाए। अब पता नहीं वो इंसान है या ड्रैगन, इसलिए वो चाहता है कि प्रिंसेस खुद आकर उन्हें देखे। वहीं दूसरी ओर कैद खाने में हम देखते हैं कि एक पट्टी से आंखों पर पर्दा बांधे क्रिम्सन खड़ी हुई है और सैनिक ने उसे घेर रखा है। किस्मत को कोसती है। जो उसने तैयारी की थी उसमें यह सबसे खराब संभव था कि वो सीधे लेके इस इलाके में जा गिरे जहाँ राजा की स्पेशल टुकड़ी की कमान करने वाली राजकुमारी स्टोरिया मौजूद है। कुछ देर बाद वही स्टोरिया आती है और एक सेवक उसे बताता है कि अचानक 2 आदमी मैजिकल सर्कल के जरिए आ गए हैं। हालांकि सर्कल अभी भी सही सलामत है, इसलिए उनकी योजना को कोई खतरा नहीं है। स्टोरिया मजाक में क्रिम्सन को ड्रैगन मीट ऑफर करती है। लो खाओगी क्या? यह देखकर क्रिम्सन उसे लेने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यह ड्रैगन का मीट है, उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। इधर क्रिम्सन मन में याद करती है कि स्टोरिया वही लड़की है जो बिना हाथों के जन्मी थी, पर उसे हर चीज के पैटर्न देखने की अनोखी क्षमता मिली, जिससे वो टेलीकिनेसिस यानी कि वो मन से हर चीज को चला सकती है। उसने सबसे पहले चम्मच छुरी पर काबू पाकर अपना नाम सिल्वर ऑइन प्रिंसेस बनाया। 6 साल की उम्र में उसने 3 छोटे ड्रैगन को मारा। 8 साल की उम्र में उसने 2 मिड लेवल ड्रैगन समेत कईयों को मार डाला। इतना ही नहीं, क्रिम्सन को असली डर यह था कि स्टोरिया का ऑरा टेक्निक से था, जिससे वो केवल किसी के रहन सहन के तरीके से ही किसी के भी सच झूठ को जान सकती थी। एक ही नजर में वह लोगों के अंदर छिपी बातों का पता लगा लेती थी। वहीं बातों बातों में स्टोरिया ने उससे पूछा कि वह है कौन, उसके साथ क्या हुआ। इस पर क्रिम्सन सोचती है कि उसे सच झूठ मिलाकर बोलना चाहिए, वरना वह पकड़ी जाएगी। ऑरा की तरंगों को इतनी सावधानी से मैनेज करना होगा कि वो पकड़ी ना जाए। अब वो रैगना को कोसती है कि वो इस हाल में बेहोश पड़ा है और मुझे ही सारे जवाब देने पड़ेंगे। दूसरी ओर स्टोरिया 2 सेकंड इंतजार करती है और बेसब्र होकर जवाब मांगती है, अरे बताना, अरे जल्दी बताना। तभी क्रिम्सन उससे माफी मांगती है, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके झुंझलाहट को नहीं भाप पा रही। इससे क्रिम्सन को हौसला मिला और वह जानबूझकर अपनी घबराहट दिखाने लगी। वो आंख पर लगाकर पेंच हटाती है, जिससे उसकी ड्रैगन जैसी आंख दिखाई देती है। सैनिक उसे अजीब फेयर समझते हैं, पर क्रिम्सन खुद को चीज 22 नाम पर एक फर्ज बताती है और मन में याद करती है कि स्टोरिया ने एक बार देशद्रोह की साजिश करने वाले जनरल को मौत
मौत के घाट उतार दिया था कि उसने उसके गिल्ट इमोशन को बांप लिया था। क्रिम्सन को भरोसा था कि वो खुद को फर्ज बताकर छूट सकती है जो किसी दूसरे नस्ल का है और उसकी आंखें इंसानों जैसी तो नहीं है। ऐसे ही मजेदार एनीमे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।